तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो है उसका तीसरा भाग हम पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास है। और इस तीसरे भाग का 15वां अध्याय हमने पिछली कक्षाओं में प्रारंभ किया था, उसका कुछ भाग हमने पढ़ भी लिया था। और इस 15वें अध्याय में हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे अधिकारों का निर्धारण, कि जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी उसने किस तरह नागरिक अधिकारों का निर्धारण किया। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब संविधान सभा ने अपनी बैठक शुरू की थी, अपनी कार्रवाई शुरू की थी संविधान बनाने के लिए, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें थी कि इस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, ये जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं ये नागरिकों को क्या अधिकार देगा, वो सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में थी। और वो हमने देखा था पिछली कक्षा में कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देने की बात कही गई थी। तो वो अधिकार किस तरह दिए जाएंगे नागरिकों को, कौन कौन से अधिकार किनको दिए जाएंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी, जो दलित वर्ग है, दमित वर्ग है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अधिकारों का निर्धारण कैसे होगा, और साथ ही जो आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों का निर्धारण कैसे होगा, अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण कैसे होगा कि अल्पसंख्यक कौन है, और अन्य कुछ ऐसे प्रश्न थे जैसे पृथक निर्वाचिका से संबंधित प्रश्न जब संविधान सभा के सामने आया तो उन्होंने किस तरह से उनका समाधान किया, चर्चा बहस वगैरह हुई और किस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे तीसरे भाग में, अधिकारों का निर्धारण। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस तीसरे भाग को। देखिए, जैसे जैसे संविधान सभा में बहस आगे बढ़ी, सदस्यों के सामने अनेक सवाल थे। जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनके सामने बहुत सारे नए नए सवाल थे। तो जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे नए नए सवाल निकल के आए, जैसे नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किया जाए, जो भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे नए संविधान में। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो वो अधिकार किस तरह दिए जाएंगे, वो एक बड़ा प्रश्न था संविधान सभा के सामने। दूसरा है, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए। उत्पीड़ित समूह या दमित समूह जिनका शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है वर्षों से, शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्षों से जिन समूहों का शोषण हुआ है, उन उत्पीड़ित समूहों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे ताकि वो आगे उनका उत्पीड़न ना हो। साथ ही में एक ये प्रश्न था कि अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, तो देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मतलब कम और संख्या, जिनकी संख्या कम हो। जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू हैं बहुसंख्यक, और मुसलमानों की संख्या कम है तो मुस्लिम है अल्पसंख्यक। सिख भी अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध और जैन समुदाय भी भारत में अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि जब बहुत सारे भारत से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे विभाजन के समय, तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने ये अपील की थी मुसलमानों से कि कोई मुसलमान अगर भारत में रहना चाहे तो वो रह सकता है, क्योंकि भारत को हम धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे, सभी के अधिकारों की समान रक्षा की जाएगी। तो अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे हो, ये एक बड़ा प्रश्न था संविधान सभा के सामने। और एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, अल्पसंख्यक है कौन। क्या केवल इस आधार पे अल्पसंख्यक कह दें कि उस समुदाय की संख्या कम है, किसी भी समुदाय की संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो हो सकता है विकसित समुदाय हो, वो उस समुदाय में पिछड़ापन ना हो, इसलिए उसे कोई विशेष प्रावधानों की, विशेष आरक्षण की जरूरत ना हो। इसलिए वास्तविक अल्पसंख्यक है कौन। जैसे जो दलित समुदाय के नेता थे, उन्होंने संविधान सभा में मांग की कि हिंदुओं से अलग कर दो दलितों को, और वो वास्तव में अल्पसंख्यक तो दलित हैं, वो हिंदुओं से अलग करके देखते थे दलितों को। उन्हें वास्तव में ऐसे प्रावधानों की जरूरत है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। जो आदिवासी नेता थे वो आदिवासियों को अल्पसंख्यक मान रहे थे, मुस्लिम नेता थे वो मुसलमानों की अल्पसंख्यक मान रहे थे। तो वास्तव में अल्पसंख्यक है कौन, ये भी एक बड़ा प्रश्न था संविधान सभा के सामने। अब ये जो इतने सारे प्रश्न संविधान सभा के सामने थे, इनमें से किसी भी प्रश्न के उत्तर पर डायरेक्ट पहुंचना बहुत मुश्किल था। हर
सवाल के हर प्रश्न के उत्तर के लिए, हर प्रश्न का समाधान करने के लिए, उसके उत्तर के लिए संविधान सभा में लंबी बहस चली और बहस के बाद किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो देखिए आगे, इनमें से किसी भी सवाल का ऐसा उत्तर मौजूद नहीं था जिस पर पूरी तरह सभा सहमत हो। किसी भी सवाल के उत्तर पर सभा के सभी सदस्य पूरी तरह सहमत नहीं थे, तो फिर लंबी चर्चाएं होंगी, बहस होगी। तो देखिए इन सभी अभिव्यक्तियों पर पर बहस करना जरूरी था। ये जो अभिव्यक्तियां या सवाल थे, इन सभी पर बहस करना जरूरी था। तो संविधान सभा में लंबी बहस होगी इनके ऊपर। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। आम सहमति बनानी जरूरी थी कि जैसा कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्य यही था कि संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार मिले और अपने विचार रखने का अधिकार मिले। इसलिए सब अपने विचार रखते थे और सभी विचारों पर चर्चा करने के बाद एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। तो लंबी चर्चाएं होंगी और फिर आम सहमति पर पहुंचेंगे। तो एक एक करके हम सवालों को लेते हैं। संविधान सभा के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो था पृथक निर्वाचिका का प्रश्न। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पृथक निर्वाचिका है क्या। हमने पिछले कुछ अध्यायों में भी स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसी पुस्तक का एक पिछला अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने बात की थी कि पृथक निर्वाचिका क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि पृथक निर्वाचिका से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका। तो देखिए पृथक निर्वाचिका की समस्या बड़ी थी संविधान सभा के सामने, ये भी बात करेंगे, लेकिन पृथक निर्वाचिका से क्या तात्पर्य है। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 में अंग्रेजों द्वारा मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में पेश किए गए थे और उन सुधार अधिनियमों में पहली बार भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए गए थे। तो क्या थे वो पृथक निर्वाचक मंडल? जैसे मुसलमान भारत में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो मुसलमानों ने मांग की थी कि जब भारत में चुनाव होते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हिंदू नेता ही जीतते हैं, मुसलमान नेता भारत में जीत नहीं पाते। मुसलमान अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सरकार नहीं बना पाते, सरकार में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए कुछ सीटें, कुछ क्षेत्र ऐसे चिन्हित कर दिए जाएं जिन पर केवल मुस्लिम नेता ही चुनाव लड़ सके। तो ये कर दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव होने हैं और चुनाव में मतलब ये क्षेत्र अब क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचिका के तहत रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? मुस्लिम नेताओं के लिए। तो इस क्षेत्र में केवल मुसलमान नेता ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्र में रहने वाले तो सभी हैं, मुसलमान मतदाता भी हैं, अन्य मतदाता भी हैं, हिंदू सिख वगैरह सभी हैं इसमें। लेकिन चूंकि मुसलमान नेता ही चुनाव लड़ेगा तो वोट भी केवल मुसलमान डालेंगे। ये जो लोग हैं ये वोट नहीं डालेंगे मुसलमानों के अलावा अन्य। ये क्या होता था? पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचिका क्षेत्र, जिसमें चुनाव लड़ने वाला नेता भी मुसलमान होगा और मतदाता भी केवल और केवल मुसलमान होंगे। अन्य लोगों को मत डालने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये लोग, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये लोग इस क्षेत्र के निवासी हैं ही नहीं। इससे क्या है कि अलगाववाद बढ़ता था। ये जो नेता है, मुस्लिम नेता, ये सिर्फ और सिर्फ किनको लुभाने के वादे करेगा, जीतने के लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य करने के वादे करेगा, सांप्रदायिक नारे देगा ताकि मुसलमान मेरे साथ लग जाएं, बाकी की तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि आज भी भारत में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। आरक्षण जैसी व्यवस्था में क्या होता है वो भी समझा देता हूं मैं एक बार आपको। जैसे ये एक क्षेत्र है जहां चुनाव होने हैं, यहाँ ये क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है कि यहाँ पर चुनाव लड़ेगा एससी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन वोट तो सभी डालेंगे, सभी लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी जातियों के लोग वोट डालते हैं, आरक्षण में तो हो। लेकिन ध्यान देना,
पृथक निर्वाचिका का जो क्षेत्र होता है उसमें केवल और केवल वोट भी वही संप्रदाय डालेगा जिसका नेता चुनाव में खड़ा है। यहाँ पर वोट तो कम से कम सब डालेंगे, तो ये फर्क होता है। अब प्रश्न ये आया कि अंग्रेजों ने तो 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल लागू कर दिए थे, क्या अभी भी भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की जरूरत है? ये संविधान सभा के सामने बड़ा प्रश्न था। संविधान सभा में एक मुस्लिम सदस्य थे, उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा भारत में करने के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए ताकि मुसलमान चुनाव में जीत के सरकार में अपनी हिस्सेदारी दिखा सकें। और क्योंकि दूसरे समुदाय मुसलमानों के जो समस्याएं हैं उनको नहीं समझ सकता, इसलिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जरूरत है। तो देखिए ये बड़ा प्रश्न था संविधान सभा के सामने कि मद्रास के एक सदस्य थे संविधान सभा में जिनका नाम था के.बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया था। वो भाषण क्या था? अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, हर जगह अल्पसंख्यक होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत है, ध्यान देना, हमें ज़रूरत है एक ऐसी राजनीतिक ढांचे की जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ रह सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। अब आगे की बात पे विशेष ध्यान देना, आप क्या कहते हैं ये? इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान भी राजनीति में हिस्सेदारी ले सकें, अन्य समुदायों के साथ मिलकर रह सकें। इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसद वगैरह जो भी बनेगी, विधानमंडल होगा, संसद होगा, मतलब राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है। मुस्लिम नेता भी चुनकर वहाँ पहुँचने ज़रूरी हैं और वो चुने नहीं जा सकते क्योंकि मुसलमान कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, जीत नहीं सकते चुनाव में, उनके वोटर कम है, मतदाता कम है, इसलिए कुछ सीटें रिजर्व कर दो। और यही क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल। आगे देखिए, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। तभी ध्यान दिया जाएगा जब वो चुनकर राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे क्या कहते हैं? देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता कि पृथक निर्वाचिका हमें चाहिए। बहादुर साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे मद्रास से, उन्होंने ये भाषण संविधान सभा के सामने दिया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल इस नए संविधान में भी चाहिए। और इस बात से संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य जो राष्ट्रवादी सदस्य थे उनको नाराज़गी हुई और उन्होंने भी फिर अपने वक्तव्य पेश किए। लेकिन आगे सुनिए, बहादुर को लगता था, जो बहादुर जी हैं उनको लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, केवल मुसलमान ही उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। इसलिए मुसलमान नेता संसद में पहुंचने ज़रूरी हैं चुनकर, इसलिए पृथक निर्वाचिका चाहिए। अन्य जो लोग हैं वो मुसलमानों की समस्याओं को नहीं समझ सकते। इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी थे संविधान सभा में, जैसे सरदार पटेल वगैरह, ये सब भड़क गए इस चीज़ से। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि फिर उन्होंने क्या जवाब दिया इस चीज़ का। इसके बाद पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चली और इसके खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। अब पृथक निर्वाचिका का प्रश्न आ गया है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम सदस्य मांग कर रहे हैं कि होनी चाहिए, बहादुर साहब, तो राष्ट्रवादी सदस्य हैं वो इसके विरोध में अपने तर्क देंगे और कई दिनों तक इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चलती रही। तो देखिए आगे क्या होता है फिर। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। हमने पढ़ा भी था जब 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने चर्चा भी की थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी भारत में फूट डालो और राज करो, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ा दो। कांग्रेस बड़ी ही मजबूती से राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी। फिर कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेजों की एक चाल थी कि मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग एक पार्टी बनवाई और उसके बाद साथ ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार 1909 में लागू कर दिया गया था भारत में।
जो कि 1909 में सुधार अधिनियम आए थे, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उनके तहत। फिर कांग्रेस ने उनका विरोध किया और इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच एक तरह से जो फासला है वो बढ़ता ही चला गया था। तो यही कह रहे हैं राष्ट्रवादी लोग, उनको समझा रहे हैं बहादुर साहब और अन्य मुस्लिम सदस्यों को कि ये पृथक निर्वाचिका मंडल किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में आपको ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। ये गलत व्यवस्था है, ये अल्पसंख्यकों के लिए ही आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि वो अन्य समुदायों से अलग हट जाएंगे, बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी, किस लिए? लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की एक चाल थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? संविधान सभा के राष्ट्रवादी सदस्य पृथक निर्वाचिका मंडल का जो प्रश्न था उसके विपक्ष में विचार देते हुए, भाषण देते हुए। सरदार पटेल क्या कहते हैं पृथक निर्वाचिका के विरोध में अपने भाषण के दौरान? तो देखिए, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया था। कौन कहते हैं? सरदार पटेल की अंग्रेजों की चाल थी फूट डालने के लिए हिंदू मुसलमानों में। तो ये तो एक विष है कि इसे भारत में लागू करना, इसका मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा देना, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा देना। तो ऐसी व्यवस्था हम लागू नहीं करना चाहेंगे। राष्ट्र के टुकड़े कर दिए अंग्रेजों ने, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पृथक निर्वाचिका भी देश के विभाजन का कारण थी कहीं ना कहीं। ये हमने जब विभाजन वाला पाठ हम पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा भी था, क्योंकि उस समय जब मोर्ले और मिंटो ने मिलकर 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव रखा था, उस समय जो भारत के वायसराय थे मिंटो साहब, उन्होंने मोर्ले को एक पत्र भी लिखा था कि ये जो पृथक निर्वाचिका मंडल है ये आप ऐसे बीज बोरे हो जिसकी भविष्य में खेती बहुत ही जहरीली होगी। क्या परिणाम होंगे, कितने दंगे होंगे इसके कारण आप जानते नहीं हो। लेकिन फिर भी मोर्ले ने ये व्यवस्था, मतलब पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था भारत में लागू कर दी थी। और फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच फासले बढ़ते गए और एक तरह से देश का विभाजन ही हो गया अंत में जाके। तो ये विभाजन का कारण बनी थी पृथक निर्वाचिका। अगर अब हम स्वतंत्र देश में फिर से पृथक निर्वाचिका जैसी व्यवस्था लागू करेंगे तो हो सकता है भविष्य में फिर से देश के और टुकड़े हो जाएं, इसलिए ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, समझा रहे हैं सरदार पटेल जो मुस्लिम सदस्य हैं संविधान सभा के उनको। आगे क्या कहते हैं? क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? और अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। किसको छोड़ दो? पृथक निर्वाचिका का जो आप मांग कर रहे हो इसको छोड़ दो। आगे देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, वो भी पृथक निर्वाचिका मंडल के विपक्ष में अपने प्रस्ताव में क्या कहते हैं उसको देखिए। तो पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि हमेशा के लिए मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे फासले बढ़ते जाएंगे। इसलिए उनके खुद के लिए भी ये खतरनाक है, आत्मघाती हैं। ऐसा किसने कहा है? गोविंद वल्लभ पंत ने। यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, लेकिन बहुल समुदाय का यह दायित्व है। साथ ही में गोविंद वल्लभ पंत ये भी कह रहे हैं कि हम ये पृथक निर्वाचिका जो आप मांग रहे हो ये छोड़ दो आप ये मांग, लेकिन हम ये भी कहेंगे जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, जो हिंदू हैं, उनसे ये भी कहेंगे कि आप अल्पसंख्यकों की क्या मांगे हैं इन पर ध्यान दो, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और सद्भाव से रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? लेकिन बहुल समुदाय जो बहुसंख्यक हैं का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझें। ये किसने कहा है? गोविंद वल्लभ पंत ने। आगे देखिए, गोविंद वल्लभ पंत आगे भी फिर जारी रखते हैं अपनी बात को और कहते हैं, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम सभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोच पाते हैं।
गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि ये हमारी आदत बन गई है, जो कि गलत आदत है, आत्मघाती आदत है। इससे हमको ही नुकसान हुआ है, हमारे देश को ही नुकसान हुआ है। किससे नुकसान हुआ है कि हम अपने आप को एक समुदाय के रूप में देखते हैं, ना कि एक देश के नागरिक के रूप में। कहना वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को हिंदू या मुसलमान के रूप में ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि हम सभी एक भारत के नागरिक हैं और हमें मिलके रहना है, एक देश के नागरिक की तरह मिलजुल कर रहना है। तो पहले तो आप एक अच्छे नागरिक बनिए, उसके बाद आप किसी समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, हिंदू या मुसलमान। तो पहले कहो कि हम भारतीय हैं, बाद में कहो कि मैं मुस्लिम हूं और मैं हिंदू हूं। तो ये एक बुरी आदत है और सबसे पहले किसको रखना चाहिए? नागरिकता को। आगे की पंक्तियों में भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिकता का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिकता ही होती है। ठीक है, तो ये कहा है गोविंद वल्लभ पंत ने। आगे देखिए, इन सारी दलीलों के पीछे उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस के नेता ऐसी दलील दे रहे हैं, राष्ट्रवादी। वो चाहते हैं कि पृथक निर्वाचिका अगर भारत में लागू की गई तो कहीं फिर से विभाजन जैसा दृश्य हमको ना देखना पड़े भविष्य में। हिंदू मुसलमानों के बीच फासले बढ़ते जाएंगे और एक बार फिर कहीं विभाजन जैसे एक दुख से दोबारा भारत को गुजरना पड़े। इसलिए उनकी सोच थी कि एक एकीकृत और मजबूत भारत बनना चाहिए। तो इन सब तर्कों के पीछे क्या सोच थी? इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी कि हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे तो एकीकृत राज्य बनेगा। अगर पृथक निर्वाचिका दी गई तो कहीं विभाजन जैसे बीज दोबारा नहीं बो दिए जाएं। हर समुदाय को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, हर समुदाय को एक राष्ट्र के भीतर समाहित करना था और इस तरह से उनको संगठित करना था कि एक मजबूत देश बन सके। आगे, सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय भारत में जितने भी मुसलमान थे वो सभी पृथक निर्वाचिका चाहते थे। बहुत सारे मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई थी कि पृथक निर्वाचिका तो आत्मघाती साबित होगी और पृथक निर्वाचिका से हम हमेशा के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं से कट जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। तो देखिए, सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल भी संविधान सभा की एक सदस्य थी और इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पृथक निर्वाचिका की मांग गलत है और इससे हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाएगा। तो इन्होंने मुस्लिम सदस्य होते हुए पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था और बाद में फिर ऐसी आम राय बन गई सभी सदस्यों के बीच, पूरी संविधान सभा के सदस्यों के बीच, मुस्लिम सदस्य और सभी सदस्यों के बीच कि हमें पृथक निर्वाचिका मंडल अब भारत में लागू नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाता है, ना कि उनकी भलाई करेगा बल्कि उनके खिलाफ जाएगा। आगे देखिए, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं था। तो पहले तो हमने देख लिया कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव फिर किस तरह आया और कैसे कैसे उस पर तर्क वितर्क हुए, चर्चाएं हुई और आखिर में समाधान निकाला संविधान सभा ने और मुस्लिम मतलब सर्वसम्मति से। ऐसा नहीं कि किसी पे थोप दिया गया संविधान सभा के द्वारा ये फैसला, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया फिर सभी सदस्यों ने मिलकर कि जो पृथक निर्वाचिका है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हित में नहीं है, उनके लिए आत्मघाती है, इसलिए पृथक निर्वाचिका भारत में लागू नहीं की गई। आगे हम समझेंगे कि अल्पसंख्यक हैं कौन। तो देखिए, इस प्रस्ताव से ही काम चलने वाला नहीं था। मतलब संविधान में ऐसी बातें कही गई थी कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार होंगे। तो जो दलित समुदाय है वो कह रहे हैं, जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, दलित समुदाय हैं, भीमराव अंबेडकर जिनका प्रतिनिधित्व करते थे, उनके नेताओं का कहना है कि पहले उन लोगों को ये तो समझाओ कि न्याय होता क्या है, समानता है क्या, स्वतंत्रता है क्या, किस तरह उनको मिलेगी, आगे उनका शोषण कैसे नहीं होगा। मतलब वो इन सब चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। पहले तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं कौन? दलित वर्ग के नेता। तो एक एक करके हम समझते हैं कि केवल इन प्रस्तावों से काम चलने वाला नहीं है। किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले
एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग होते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? एन.जी. रंगा, जो किस विचारधारा के हैं? समाजवादी विचारधारा के, और किसानों से जुड़े हुए ये नेता है। हमने समझा था कि समाजवादी लोग कहते हैं, इसको इस तरह आप समझ सकते हो। समाजवादी हमने पिछली कक्षाओं में भी समझा है, लेकिन सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस समय भारत में जमींदारी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी कि आज़ादी के समय कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, जो ज़मींदार कहलाते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो खुद उस पर खेती भी नहीं करते थे, किसानों को किराए पे देते थे और वो खेती करते थे। तो जो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, उनका कहना था कि ये ज़मींदारी व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। जो ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो इतनी में खेती भी नहीं करते हैं, उनसे कुछ हिस्सा लेके गरीब किसानों को देना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत देश सबका है और भारत के संसाधनों पर, ज़मीन पर हर नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना किसी एक ज़मींदार का। तो ऐसे विचार किनके होते हैं? समाजवादी। एन.जी. रंगा यही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आप अधिकार देने वाले हो संविधान सभा, तो असली अल्पसंख्यक है कौन? अल्पसंख्यक क्या वो हैं जो संख्या में तो कम हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न हैं? नहीं, अल्पसंख्यक की परिभाषा आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, और असली अल्पसंख्यक वो हैं जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी मांग कौन कर रहा है? एन.जी. रंगा। तो देखिए, संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन जब इन अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो संविधान सभा में कि हर भारतीय नागरिक को न्याय मिलेगा, सबको समानता का अधिकार होगा, सबको स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये समानता और स्वतंत्रता मिलेगी कैसे? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम अब से स्वतंत्र हैं और सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है? तो ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि इन्हें लागू करने के प्रभावी इंतजाम भी होने चाहिए। क्या कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है, शिक्षा के द्वार उनके लिए एक तरह से बंद है क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या कह रहे हैं कि उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है। उन्हें कैसे पता चलेगा, उन दमित लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, कि उनके पास जीने का और रोजगार का अधिकार मिल गया है? प्रभावी इंतजाम करो कि उनको पता चले और वास्तव में ये अधिकार उन तक पहुंचे और इन अधिकारों का लाभ उनको मिले, उन दमित और पिछड़े लोगों को। तो क्या उनको कैसे पता चलेगा? आप बताओ, क्या इंतजाम कर रहे हो संविधान सभा के लोग? फिर आगे कह रहे हैं वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कह रहे हो, लेकिन उन तक पहुंच कैसे होगी? उनको कैसा पता चलेगा कि हमें ये आज़ादियां मिल गई हैं? हम सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी है, ये सब उन तक पहुंचेगी कैसे? ये प्रश्न संविधान सभा के सामने रखा एन.जी. रंगा जी ने। तो फिर ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं, वो कह रहे हैं रंगा जी, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। मतलब जो पिछड़े लोग हैं वो प्रभावी ढंग से इनका प्रयोग कर सके। तो पहले तो ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इसलिए जो भारत के अन्य नागरिक हैं उनके बराबर उनको लाया जाए, उन्हें कुछ सहारा दिया जाए, उन्हें सीढ़ी की ज़रूरत है। कौन कह रहे हैं? एन.जी. रंगा जी। और सीढ़ी के रूप में फिर किसका प्रावधान किया गया कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें कुछ सहारा दिया जाए आरक्षण के रूप में, और फिर पहले बराबर लाया जाए, फिर उन्हें पता चलेगा कि समानता और स्वतंत्रता होती क्या है। तो क्या कहते हैं? उन्हें सहारे की ज़रूरत है साहब, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है। आगे देखिए बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने क्या कहा? तो अभी हमने पढ़ा दमित वर्ग, अब हम पढ़ेंगे आदिवासी जो लोग थे उनके बारे में, उनकी क्या समस्याएं थी और आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने क्या प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने, वो समझेंगे। तो देखिए, आदिवासी वो होते हैं
जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, जैसे इसी कक्षा में हमने पढ़ा था ना संथाल और पहाड़िया लोगों के बारे में, वो आदिवासी लोग थे, जनजाति जिन्हें कहते हैं आज की भाषा में, एसटी वर्ग जिन्हें कह दिया जाता है। तो आदिवासी है वो जंगलों में रहते थे, हमने पढ़ा था संथाल वगैरह के बारे में। तो जंगलों में रहते थे, जंगलों से प्राप्त चीज़ों से ही वो अपना जीवन चलाते थे। जंगलों को साफ करके उन्होंने खेती करना शुरू किया। फिर उन पर टैक्स लगा दिया गया सरकार और जमींदारों के द्वारा। उनकी जब वो टैक्स नहीं भर पाए तो उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। उनके चारागाह जो जंगल होते थे उनमें जाने, उन चारागाहों में जाने से रोक दिया गया उन्हें, उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया उन्हीं के जगहों से। तो ये सब शोषण सहे हैं आदिवासियों ने। तो अब आप ऐसे प्रबंध करो कि वो लोग इस नए संविधान में, नए संविधान से उनको कुछ मिल सके, उनको भी कुछ आरक्षण जैसी व्यवस्था दो ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके। बहुत ही जोरदार भाषण दिया था आदिवासी नेता जयपाल सिंह। क्या कहते हैं देखिए बच्चों, महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है तो वह मेरा समूह है। मेरा समूह मतलब कौन सा समूह? आदिवासी। नेता जी कह रहे हैं जयपाल सिंह कि महोदय, अगर कोई ऐसा समूह है जिसके साथ वास्तव में वर्षों से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है तो वो आदिवासी समूह है, मेरा समूह है। अब उन्हें कुछ अधिकारों की ज़रूरत है। तो असली अल्पसंख्यक तो वो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आगे कहते हैं, जयपाल सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी मतलब आम लोगों के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया था, सुंदर भाषण दिया था। क्या कहते हैं भाषण में देखिए, उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वो रहते थे। उन जंगलों से उनको भगा दिया गया, उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई, फिर भी उन्होंने शोषण को सहा है। उन्हें जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। जिस जंगल में रहते थे, जो जंगल उनके चारागाह थे, उनसे उनको बेदखल कर दिया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए सेज समाज उन्हें घृणा की नज़र से देखता है। ऐसा शोषण सहा है आदिवासियों ने, बर्दाश्त किया है, वर्षों से सहा है ऐसा। अब उनको भी सहारे की ज़रूरत है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कौन मांग कर रहे हैं? उनके नेता जयपाल सिंह। देखिए, जयपाल सिंह कहते हैं कि उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे दलित वर्गों के बारे में बात की थी, उन्हें सिड्डी की आवश्यकता है, तो इन्हें भी संरक्षण की आवश्यकता है मुख्य धारा में लाने के लिए। उनका कहना है, हमारा कहना है, जयपाल सिंह कह रहे हैं, आदिवासियों की तरफ से बोल रहे हैं कि हमारा कहना है, मतलब हम आदिवासियों का कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। कितने दर्द भरे और कितना सुंदर भाषण उन्होंने दिया है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमें तो घृणित माना जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो पहले तो हमें मुख्य धारा में लाया जाए, उन आम नागरिकों के बराबर लाया जाए और उसके लिए हमें थोड़ा सहारा दिया जाए आरक्षण के रूप में। किसने मांग की है? जयपाल सिंह ने। उन्होंने विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। अगली समस्या किसकी है? तो देखिए, हमें हजारों साल तक दबाया गया। तो जो दलित वर्ग हैं, जिन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा था, भीमराव अंबेडकर जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? संविधान में दलित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए, उन्हें किस तरह सुरक्षा दी जाए। तो ये दो प्रश्न और बड़े प्रश्न थे संविधान सभा के सामने, जिन पर विस्तृत चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकले उन पे अब हम पहुंचेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। तो हमने पढ़ा था ना बच्चों, याद है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में हो रहा था, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर गए थे। और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जैसे अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को पिछड़ा हुआ मानते हुए उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया, तो दलित भी बहुत पिछड़े हुए हैं,
उनके नेता चुनाव जीत नहीं पाते, इसलिए उनकी भी कुछ सीटें रिजर्व की जाए और उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया जाए, उन्हें भी हिंदुओं से अलग माना जाए। ऐसी मांग किसने की थी? अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। गांधी जी भी वहीं पे थे लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने कहा कि दलितों को मुख्य धारा में लाने के और बहुत सारे उपाय हैं, आरक्षण जैसी व्यवस्था भी हम कर देंगे, लेकिन ये पृथक निर्वाचिका ठीक नहीं है। विरोध किया और क्या तर्क दिया गांधी जी ने? गांधी जी तर्क देते हैं कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। जो अभी हमने बात की थी वही तर्क गांधी जी ने दिया है। अब जब नया संविधान बन रहा है तो अंबेडकर और अन्य दलित नेताओं ने अपनी बातें रखी और उनके लिए भी कुछ आरक्षण जैसी व्यवस्था की मांग की। तो देखिए, दमित व दलित है कौन? तो उनके नेता संविधान सभा में भाषण देते हुए कहता है कि हमारे समाज ने, मतलब समाज ने, जो अन्य समाज है, जो स्वर्ण समाज है, उनके बारे में कह रहे हैं। और दलित है क्या? कि समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है। समाज ने दलितों की सेवाओं और उनके श्रम का इस्तेमाल किया है, खूब काम करवाया है उनसे, वो काम करते हैं, वो मेहनती है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा जाता है। अन्य समाज के लोग इन दमित लोगों को, दलित लोगों को, जिन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा, उनके श्रम और सेवाओं का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर वो खुद से दूर रखते हैं, अलग तरीके से उनको रखा जाता है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में उनकी हिस्सेदारी थी। तो मांग क्या करेंगे कि शासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए और इसके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए, और बाद में कहा कि कुछ नौकरी और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जाए। संविधान सभा ने सुझाव दिया। उसके बाद फिर संविधान सभा ने क्या कहा, मतलब इतनी चर्चा हुई लंबी, उसके बाद संविधान सभा ने क्या फैसला लिया कि किस तरह इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। कौन कौन? आदिवासी, दलित और अन्य जो शोषित समाज है, दमित समाज है, जिनका शोषण किया गया, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जो छुआछूत है, भेदभाव किया जाता है कि वो जाति नीची है, वो ऊंची है, उनको टच मत करो नहीं तो तुम भी अछूत हो जाओगे। तो जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया जाए। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। अगर कोई छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, तो वो दंडनीय अपराध है। दूसरी क्या व्यवस्था की गई? हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, अब अधिकार दिया गया। हालांकि केवल संविधान में ये सब लिख देने से सारे अधिकार नहीं मिल गए थे, इसके लिए बाद में भी लंबा संघर्ष दलितों को करना पड़ा और फिर जाके वो कुछ समानता में आए हैं। बहुत सारी जगह अभी भी उनके संघर्ष जारी हैं। आगे देखिए, उन निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, तो आरक्षण की व्यवस्था भी की गई और इस तरह उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। ये संविधान सभा के प्रयास थे। एक और बड़ी समस्या थी, वो थी महिलाओं की समस्या, कि महिलाओं को भी अपने फैसले खुद लेने का अधिकार नहीं था और वो भी एक तरह से पिछड़ा समाज ही माना जाएगा, जो पुरुषों से शिक्षा में, हर चीज़ में बहुत पीछे थी। इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर लाने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वो क्या हैं? तो देखिए, संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी, उन्होंने महिलाओं की तरफ से जो वक्तव्य दिया, जो बात रखी, वो क्या थी? बंबई की हंसा मेहता है, उन्होंने क्या कहा है? महिलाओं के लिए न्याय की मांग की उन्होंने, आरक्षित सीटों की नहीं और न ही पृथक चुनाव क्षेत्रों की। वो कहती हैं कि हम महिला हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि समाज में हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, समानता हमको मिले और हमें न्याय मिले। पुरुषों जो हमें अत्याचार होते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, उसमें हमें न्याय मिले। ना तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए सीटें आरक्षित कर दो और ना ही हम पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांगते हैं। बस
थोड़ी समानता चाहते हैं, थोड़ी इज्जत हमें चाहिए। कौन कह रही हैं? संविधान सभा की महिला सदस्य हैं हंसा मेहता, वो कह रही हैं। आगे क्या कहती हैं? हमने विशेष अधिकार कभी नहीं मांगे हैं, हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की है केवल। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े विशेषाधिकार मांग लिए हैं, हमें केवल न्याय चाहिए। किस आधार पर? समाज में हमारे साथ बराबरी का व्यवहार हो। आर्थिक न्याय हमें चाहिए, नौकरियों में हमें समानता का अधिकार हो, और वोट वगैरह डालने में भी पुरुषों के बराबर हमें अधिकार मिले। तो ये हमें न्याय चाहिए बस। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव ही नहीं है। उन चीज़ों की हम मांग कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं ने मांग की और फिर संविधान सभा के सदस्यों ने फैसला लिया कि पुरुष और महिला सभी को बिल्कुल समानता का अधिकार है। लिंग के आधार पर संविधान में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा संविधान सभा के सामने नए नए सवाल थे कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं भारत में, उन्हें किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए, और इन पर लंबी चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकले थे जो आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।